I'm sorry. आज की कहानी एक डॉल की है, लेकिन ये कोई आम डॉल नहीं है। ये दुनिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल मानी जाती है और सबसे क्रीपी बात, ये डॉल आज भी प्रिजर्व करके रखी गई है। कहते हैं ये डॉल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कर्स से बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं और जो लोग उसे देखने जाते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि उस रूल को फॉलो करें। इस डॉल की कहानी शुरू होती है आज से 121 साल पहले 1905 में। 1905 में अमेरिका के फ्लोरिडा के की वेस्ट आइलैंड पर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, थॉमस ऑटो एंड मिनी एलिजाबेथ ऑटो। एक बार वो वेकेशन के लिए जर्मनी जाते हैं अपने रिलेटिव से मिलने। वैसे भी वो ओरिजिनली जर्मनी से ही थे, लेकिन बाद में वो अमेरिका शिफ्ट होके वहीं पर ही सेटल हो गए। जब वो जर्मनी पहुंचे तो वहां रहने के एक दिन के दौरान उनकी नजर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रखी हुई एक डॉल पर पड़ती है और दोनों हस्बैंड वाइफ को वो डॉल इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे पहली ही नजर में अपने छोटे बेटे के लिए रॉबर्ट यूजीन ऑटो के लिए खरीद लेते हैं। कुछ दिन बाद ही रॉबर्ट का 5th बर्थडे आने वाला था, तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। अब 1905 का वो टाइम आज के टाइम से बिल्कुल अलग था। लड़कों का डॉल से खेलना काफी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन एक अजीब बात हुई। जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचे तो उस डॉल का एक ही पीस डिस्प्ले में रखा हुआ था, बाकी उसका कोई डुप्लीकेट था ही नहीं। और जो डॉल डिस्प्ले में रखी हुई थी उसका साइज 3 फीट 3 इंच था, मतलब एक छोटे 5 साल के बच्चे की हाइट जितना। उस डॉल को 1904 में स्टीव कंपनी ने बनाया था और ये वही सेम कंपनी थी जो 1902 में पहली बार टेडी बेयर बनाया था, जो उस टाइम काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद कंपनी ने कई डॉल्स और टॉयज बनाए, लेकिन ये 3 फीट वाली डॉल उन्होंने मैन्युफैक्चर ही सिर्फ डिस्प्ले के लिए बनाई थी, क्योंकि उस टाइम इतने बड़े साइज वाली डॉल प्रैक्टिकली कोई खरीदता ही नहीं था। मतलब टेक्निकली वो उस साइज की एक इकलौती डॉल ही थी। लेकिन थॉमस और मिनी को वो डॉल इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि उन्होंने डिस्प्ले से उतार के उसी वक्त उसको खरीद लिया। और कुछ दिनों बाद जब उनका वेकेशन खत्म हो गया तो वो उस डॉल के साथ की वेस्ट फ्लोरिडा वापस आ गए। की वेस्ट में उनका घर ईटन स्ट्रीट पर था और उनके घर का एड्रेस था 534 ईटन स्ट्रीट। उनके घर में रॉबर्ट और मिनी के अलावा उनका छोटा बेटा रॉबर्ट और मिस्पा ऑटो भी रहते थे। रॉबर्ट का ख्याल रखने के लिए उन्होंने एक नैनी भी रखी हुई थी जिसका नाम था एमिलीन अबॉट, और एमिलीन अपनी छोटी बेटी कैरोलिन को भी अपने साथ रखती थी। 25 अक्टूबर 1950 ये वो दिन था जब रॉबर्ट का 5th बर्थडे था। उस दिन रॉबर्ट का बर्थडे काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करा गया। रॉबर्ट खुद भी उस दिन बहुत ज्यादा खुश था, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन उन सब गिफ्ट्स में जो सबसे बड़ा गिफ्ट था वो वही डॉल थी जो उसके पेरेंट्स जर्मनी से लेकर आए थे। जैसे ही रॉबर्ट ने उस डॉल को देखा वो लिटरली उसे देखते ही रह गया था, और जब पहली बार उसने उस डॉल को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखा तो वो इतना ज्यादा खो गया था कि वो अपने सारे गिफ्ट्स छोड़कर उस डॉल को लेकर अपने रूम में चला गया। और ऑनेस्टली ये चीज उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा वियर्ड लगी थी। अब धीरे धीरे रॉबर्ट अपना ज्यादातर वक्त उस डॉल के साथ स्पेंड करने लगा। वो उसके साथ खेलता, उससे बातें करता, उसके साथ सोता, मतलब एक पल के लिए भी उस डॉल को खुद से दूर नहीं करता। वैसे शुरुआत में रॉबर्ट के पेरेंट्स को ये सब नॉर्मल ही लगा, क्योंकि बच्चे अक्सर नए टॉयज के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उन्हें लगा कुछ दिनों में उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने नोटिस करा कि रॉबर्ट अपना हद से ज्यादा वक्त रूम में बिताने लगा, वो भी अपनी डॉल के साथ। घंटों वो रूम्स में बंद रहता, कभी उससे बातें करता, कभी उसके साथ गेम्स खेलता, और कभी ऐसे रिएक्ट करता कि वो डॉल उसे जवाब दे रही हो। रॉबर्ट का इंटरेस्ट उसके बाकी सारे टॉयज से कम्प्लीटली खत्म होने लगा। अब उसका पूरा अटेंशन सिर्फ उस डॉल पर था, यहाँ तक कि उसने अपना खुद का नाम भी उस डॉल को दे दिया। उसका ओरिजिनल नाम रॉबर्ट था और वो नाम उसने अपनी डॉल को दे दिया। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसने अपनी फेवरेट नेवी स्टाइल ड्रेस भी उस डॉल को पहना दी। इसलिए आज भी उस डॉल को ये दुनिया रॉबर्ट दी डॉल से जानती है। और सबसे क्रीपी बात, आज भी डॉल वो सेम कपड़े पहने हुई है जो उस 5 साल के बच्चे ने 1905 में पहनाई थी। अब ये होने लगा कि कोई भी यूजीन को उसके ओरिजिनल नाम रॉबर्ट से बुलाता तो वो गुस्सा हो जाता। वो कहता मेरा नाम यूजीन है, रॉबर्ट मेरी डॉल का नाम है। धीरे धीरे सब लोग उस डॉल को रॉबर्ट
और अपने बेटे को यूजीन बुलाने लगे। और वक्त के बाद उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हो गई कि रॉबर्ट कोई लिविंग बीइंग हो, लेकिन ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स को बॉदर करने लगी। एक रात यूजीन की मॉम मिनी उसके रूम से गुजर रही थी, तभी उसे यूजीन की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। ये सुनकर मिनी रुक गई। वो धीरे से दरवाजे के पास गई और अपना कान लगाकर वो बातें सुनने लगी। तभी मिनी को एक आवाज सुनाई दी, एक हैवी सी आवाज, ऐसी आवाज जो यूजीन की बातों का जवाब दे रही थी। ये सुनते ही मिनी बुरी तरह डर गई। वो तुरंत घबराकर रूम के अंदर गई, लेकिन अंदर जाके देखा तो यूजीन के अलावा वहाँ पे कोई था ही नहीं। जब मिनी ने यूजीन से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे, तो यूजीन ने बिल्कुल कैजुअली से जवाब दिया, मैं रॉबर्ट से बात कर रहा था, मतलब उस डॉल से। मिनी को उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मिनी ने उससे दोबारा पूछा, लेकिन यूजीन का आंसर इस बार भी सेम था। उसके बाद मिनी ने रूम का हर कोना चेक करा, बेड के नीचे, कबर्ड में, रूम के कॉर्नर्स में, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। और ये पहली बार था जब मिनी को रॉबर्ट से, मतलब उस डॉल से डर लग रहा था। इसके बाद करीब 1 साल बीत जाते हैं, ईयर 1906। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उस घर में और भी चीजें अजीब होने लगती हैं। घर में सामान खुद ही टूट जाता, चीजें खुद इधर उधर मिलती, और अक्सर जब भी घर में कुछ टूटा हुआ या फिर बिखरा हुआ मिलता तो वहाँ पे रॉबर्ट और यूजीन होते। यूजीन की माँ को लगता कि ये सब यूजीन ही कर रहा है, और जब भी मिनी उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो वो हमेशा मना कर देता और कहता मैंने नहीं करा, रॉबर्ट ने करा है। अब धीरे धीरे मिनी का डर और बढ़ने लगा, और अब उसे सच में लग रहा था कि ये सब रॉबर्ट ही कर रहा है। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर मिनी ने यूजीन से रॉबर्ट को छीना और उसे एक अलमीरा में बंद कर दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। मिनी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस घर में सिर्फ मिनी ही नहीं थी जो रॉबर्ट का डर फील कर रही थी। घर के और मेंबर्स भी उस अजीब प्रेजेंस को महसूस करने लगे, और उन्हीं में से एक था एक हेल्पर, जॉर्ज, जो उस घर में काम करता था। एक दिन जॉर्ज किचन में बर्तन धो रहा था और तभी उसे एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। पहले तो उसने उस आवाज को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे स्टेयर्स पर चढ़ रहा हो। जैसे जॉर्ज ने स्टेयर्स की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अलमीरा का दरवाजा खुला हुआ था, और वो वही अलमीरा थी जिसमें मिनी ने रॉबर्ट को बंद किया था। और जब उसने स्टेयर्स की तरफ दोबारा देखा, वहाँ रॉबर्ट खड़ा था, वही डॉल, बिना किसी सहारे के, सीधा जॉर्ज की तरफ देखते हुए, जैसे उसे वो घूर रहा हो। ये इंसिडेंट के बाद जॉर्ज बुरी तरह डर गया था और वो उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, और फिर कभी वो वापस नहीं आया। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, लेकिन घर में अजीब चीजें होना बंद नहीं हुई। धीरे धीरे उस घर के लोग उस माहौल के साथ रहना सीख गए। फिर ईयर 1917 में यूजीन के फादर थॉमस ऑटो की मौत हो जाती है। तब तक यूजीन भी काफी बड़ा हो चुका होता है और उसका धीरे धीरे उस डॉल से मन हटने लगता है। एक वक्त ऐसा आया जब उसने उस रॉबर्ट डॉल को एक सूटकेस में लॉक करके स्टोरेज में रख दिया और अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया। यूजीन ने सबसे पहले आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लगा, क्योंकि असल में वो एक पेंटर बनना चाहता था। इसलिए ईयर 1920 में वो पेरिस चला गया। उस टाइम पेरिस पेंटर, आर्टिस्ट, राइटर का एक हब माना जाता था, इसलिए जिसको भी आर्टिस्ट बनना था वो पेरिस पहुंच जाता था। इसलिए यूजीन ऑटो भी वहां पहुंच गया। वहां जाके उसने अपना पेंटिंग करियर बना लिया था और अच्छा खासा पेंटर बन गया। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था एनेट पार्कर। एनी एक पियानिस्ट थी और कुछ टाइम बाद वो डेट करना शुरू हो गए, और फिर 3 मई 1930 को उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो पेरिस छोड़कर न्यूयॉर्क सेटल हो गए और वहां पर ही अपना करियर बनाना शुरू करा। एनी का करियर काफी सेटल हो गया और धीरे धीरे उसे लोग पहचानने लगे, लेकिन दूसरी ही तरफ यूजीन के करियर में डाउनफॉल होने लगा और फिर वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और ईयर 1945 आ गया। यूजीन अभी भी अपने पेंटिंग करियर में स्ट्रगल कर रहा था। तभी वेस्ट फ्लोरिडा से एक खबर आई कि यूजीन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही यूजीन और एनी न्यूयॉर्क छोड़कर अपने पुराने घर वापस लौट गए, लेकिन वहां आने के कुछ दिन बाद ही 14 सितंबर 1945 को यूजीन की मां मिनी की मौत हो जाती है। उनकी डेथ के बाद ऑफिशियली वो घर यूजीन के नाम हो जाता है। यूजीन और उनकी वाइफ एने अब ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ अब यहाँ पे दोबारा शुरू करेंगे। यूजीन ऑलरेडी न्यूयॉर्क में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फ्लोरिडा आना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्पेशली यूजीन की वाइफ एनी, और उसके पीछे रीजन था वो डॉल रॉबर्ट। एक दिन एनी स्टोरेज की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पुराना सूटकेस मिला। जब उसने सूटकेस खोला
तब उसे वही पुरानी डॉल मिली जिसे सालों पहले यूजीन ने बंद कर दिया था। एनी ने कैजुअली वो डॉल उठाई और यूजीन को दे दी, लेकिन शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जैसे ही यूजीन ने वो डॉल अपने हाथ में ली, उसकी आंखों में वो अजीब सी एक्साइटमेंट और अटैचमेंट वापस आ गई, वैसे ही जैसे अपने 5th बर्थडे पर उसको देख कर हुई थी। डॉल वापस मिलते ही यूजीन का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। वो वापस वैसे ही उस डॉल से बात करने लगा जैसे कोई बच्चा इमेजिनरी फ्रेंड से करता है। कभी उसके साथ अकेले बैठता, कभी कभी उससे धीरे धीरे बातें करता और कभी उसके सामने घंटों चुपचाप बैठे रहता। ये सब देखकर एनी को काफी अजीब लगने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यूजीन को आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब एनी की लाइफ में वो सब होने वाला था जिस पे वो मजबूर हो गई थी सोचने पे कि उस घर में एनी और यूजीन के अलावा कोई और भी रहते। अब जैसे यूजीन की माँ को उसके कमरे से बात करने की किसी की आवाज आती थी, अब बिल्कुल वैसे ही आवाजें एनी को भी आने लगी। ये सारी बातें सुनकर एनी को भी डर लगने लगा था। ईयर 1950 आते आते सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। यूजीन के घर में एक गोल कमरा था जो सबसे ऊपर था और उसके चारों तरफ खिड़कियां थी। यूजीन अपना ज्यादातर वक्त उसी कमरे में बिताता, क्योंकि वहीं पर वो अपनी पेंटिंग बनाया करता था। और जब भी वो पेंटिंग बनाता तो वो रॉबर्ट को एक विंडो में बैठा देता। फिर धीरे धीरे अजीब चीजें नोटिस होने लगी। जब भी कोई बच्चा या नेबर उस घर के पास से गुजरता और जब भी उनकी नजर खिड़की पर पड़ती तो उन्हें लगता कि रॉबर्ट उन्हें घूर रहा है। और ये सिर्फ एक साइड से नहीं होता था, लोग घर के किसी भी कोने से गुजरते, दिन हो या रात, रॉबर्ट उन्हें किसी न किसी खिड़की से दिख जाता था और ऐसे लगता था कि जैसे वो लगातार उनको देख रहा हो। कई सारे लोगों ने ये भी क्लेम करा था कि रॉबर्ट कभी एक खिड़की पर रहता था और पलक झपकते दूसरी खिड़की पर पहुंच जाता था। धीरे धीरे बाहर के लोगों में भी रॉबर्ट का डर फैलने लगा। हालात इतने बुरे हो गए थे कि लोगों ने उस घर के आसपास भी गुजरना बंद कर दिया था। कुछ लोग तो उस घर को हॉन्टेड हाउस कहने लगे थे। यहाँ तक कि जब कोई मेहमान भी उस घर में आता तो उनको कदमों की आवाज या किसी बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई देती थी, जबकि उस घर में कोई बच्चा रहता ही नहीं था। डर के मारे कई लोग वहाँ से तुरंत भाग जाते थे। उधर यूजीन की वाइफ एनी भी इन सब चीजों से काफी डर चुकी थी और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके रॉबर्ट डॉल को उठाया और वही स्टोरेज में उस सूटकेस में लॉक करके रख दिया। यूजीन ने एनी को ये करने से मना भी करा था, लेकिन एनी ने एक भी नहीं सुनी और उस डॉल को बंद करके रख दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके बाद भी उस घर में शांति नहीं आई। एनी को अभी भी उस घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती थी और फिर एक रात अचानक एनी गायब हो गई। सुबह जब यूजीन उठा तो उसने देखा कि एनी गायब है, मतलब घर में कहीं भी नहीं है। घबरा के उसने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया। तभी उसे एक रूम की अलमीरा से खटखटाने की आवाज आई। जैसे यूजीन ने अलमीरा खोली, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरी रात उस अलमीरा के अंदर बंद थी। जब यूजीन ने उससे पूछा कि वो अंदर कैसे पहुंची तो एनी ने बोला रात को उसे अलमीरा की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई दे रही थी और जब उसने अलमीरा का दरवाजा खोला तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया और अलमीरा को बाहर से लॉक कर दिया। एनी को लगा कि ये सब यूजीन ने करा है, इसलिए वो उससे लड़ने लगी। वो बार बार पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों करा, लेकिन यूजीन ने साफ मना कर दिया और सिर्फ एक लाइन बोली जिससे एनी को सबसे ज्यादा डर लगा कि ये मैंने नहीं करा है, ये रॉबर्ट ने करा है। ये सुनते ही एनी काफी डर गई थी और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि जिस अलमीरा में एनी बंद हुई थी ये वही सेम अलमीरा थी जिसमें मिनी, यूजीन की मॉम ने पहली बार उस डॉल को बंद करा था। अब रॉबर्ट की वजह से यूजीन और एनी के बीच दूरियां आना शुरू हो गई। धीरे धीरे उनके रिश्ते और खराब होने लगे। कई दिन तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और फिर 1965 में यूजीन को पार्किंसंस डिजीज हो गई। कहते हैं उसने आखिरी अपने 10 साल रॉबर्ट के साथ एक अजीब ऑब्सेशन और पागलपन में बिताया और फिर 24 जून 1974 में यूजीन की मौत हो गई। अब एनी उस घर में अकेले रह गई थी, लेकिन रॉबर्ट अभी भी उस घर में मौजूद था। इस डर की वजह से यूजीन की मौत के कुछ दिनों बाद ही वो घर उसने अपने पड़ोसी विलियम को बेच दिया, क्योंकि वो रॉबर्ट के साथ उस घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। लेकिन घर बेचने से पहले एनी ने एक शर्त रखी थी
कि रॉबर्ट उसी घर में रहेगा। घर बेचने के बाद एनी फ्लोरिडा से दूर मैसाचुसेट्स शिफ्ट हो गई, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 9 जनवरी 1979 को पैनक्रिक कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। इधर जिस पड़ोसी ने उस घर को खरीदा था उस घर में कभी रहने भी नहीं गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस घर के काफी क्रीपी किस्से सुन रखे थे। और फिर 1976 में उसने ये घर एक हस्बैंड वाइफ विलियम र्यूटर और माइटल र्यूटर को बेच दिया, जिन्हें रॉबर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अब वो उस घर में हस्बैंड वाइफ अपनी छोटी सी बेटी सैरा को लेके पहुंचते हैं। जब वो लोग घर में एंटर करते हैं तो उनकी छोटी बेटी सैरा यूजीन के पुराने कमरे में एंटर करती है। वहाँ पे उसे रॉबर्ट दी डॉल मिलती है, शांति से चेयर पर बैठी हुई। सैरा उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो डॉल उसे इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर। सैरा को रॉबर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दिन रात वो उसके साथ खेलने लगी, उससे बातें करने लगी। लेकिन सैरा सिर्फ रॉबर्ट के साथ नहीं, अपने दूसरे टॉयज के साथ भी खेलती थी। और शायद ये बात रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी रात को एक अजीब सी चीज हुई। एक रात विलियम एंड माइटल लिविंग रूम में देर तक बातें कर रहे थे। तभी उनको अचानक अपनी बेटी की तेज से चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों घबरा के तुरंत सैरा के रूम की तरफ पहुंचते हैं। जब वो कमरे तक पहुंचते हैं और जब वो सीन देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सैरा बिस्तर पर लेटी हुई थी और रॉबर्ट द डॉल उसके सीने पर चढ़ी हुई थी। सैरा जोर जोर से रो रही थी और डर के मारे कांप रही थी। विलियम तुरंत उस डॉल को उसके सीने से उठा देता है और गुस्से में पूछता है कि क्या हुआ। तब सैरा रोते हुए बोलती है कि रॉबर्ट मेरा गला दबा रहा था। लेकिन विलियम को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सैरा ने कोई मनगढ़ंत कहानी बना दी है, या शायद उसे कोई बुरा सपना आया है। गुस्से में वो रॉबर्ट को उठाता है और स्टोरेज रूम में सूटकेस में लॉक कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने के कुछ ही दिनों बाद विलियम मरा हुआ मिलता है। उसकी लाश उसी के कार के अंदर मिलती है जो उनके घर के बाहर खड़ी थी, और उस कार के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ होता है। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग उसकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं से हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई एक्सीडेंट था या रॉबर्ट का कर्स, ये आज तक किसी को नहीं पता। काफी लोगों का मानना है कि ये रॉबर्ट ने किया था, उसने अपना बदला लिया था। अब मार्टल एक विडो बन चुकी थी और कुछ सालों बाद फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उसने वो घर बेच दिया। उसके बाद वो वॉशिंगटन में एक छोटे से घर में रहने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो रॉबर्ट को अपने साथ ले गई थी। मार्टल ने ऐसा क्यों किया आज तक किसी को नहीं पता। उसने एक बार फिर रॉबर्ट को उसी सूटकेस से निकाल दिया और काफी सालों तक दोनों एक ही घर में साथ रहे। फिर आई 18 अगस्त 1994 की वो रात। उस रात अचानक रॉबर्ट गायब हो गया। मार्टल ने रॉबर्ट को एक चेयर पे बैठे हुए देखा था और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो गया। रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वो कमरे में गई, लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर गई अचानक दरवाजा बंद हो गया और बाहर से लॉक हो गया। वो अंदर से दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर मार्टल रोते रोते रॉबर्ट से माफी मांगने लगी, दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी, और तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। जब मार्टल बाहर आई तो देखा कि रॉबर्ट उसी चेयर पे बैठा हुआ था जहाँ पे वो पहले था। इस इंसिडेंट के बाद मार्टल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक दिन भी इस डॉल के साथ नहीं रहेगी। इसलिए अगले ही दिन 19 अगस्त 1994 को उसने रॉबर्ट दी डॉल को की वेस्ट फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम को दे दिया। साथ में उसने ये वार्निंग भी दी कि ये डॉल कर्स्ड है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि रॉबर्ट को म्यूजियम में देने के 101 दिन बाद ही मार्टल की भी अचानक से मौत हो जाती है। और अगर तुमने नोटिस किया हो तो तुमने देखा होगा कि इस कहानी में जितने भी लोग रॉबर्ट के आसपास आए उनकी मौत काफ़ी अजीब और डिस्टर्बिंग तरीके से हुई। जब ये डॉल म्यूजियम में पहुंची, स्टार्टिंग में इसको एक लॉकर में रख दिया गया था, लेकिन लोगों का मानना था कि वो डॉल इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पा रही थी। छोटे लॉक्स हो या चेन। और धीरे धीरे उस म्यूजियम में भी कुछ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन म्यूजियम में वाटर कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ गया और उसे ठीक कराने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया गया। जब वो अंधेरे में एक पाइप चेक कर रहा था उसे एक शैडो नजर आई। पहले उसने सोचा कोई इंसान खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च मारी उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने रॉबर्ट दी डॉल खड़ी थी। ये देखते ही वो प्लम्बर डर के मारे वहां से भाग गया। इसके बाद भी म्यूजियम में कई अजीब इंसिडेंट होने लगे। कभी सामान अपने आप गायब हो जाता, कभी चीजें इधर उधर मिलती और हर इंसिडेंट के आसपास रॉबर्ट का कनेक्शन दिखने लगा। धीरे धीरे ये बातें म्यूजियम के बाहर भी फैलने लगी और लोग रॉबर्ट को देखने के लिए आने लगे। इसी वजह से म्यूजियम वालों ने उसे लॉकर से निकाल कर एक प्रोटेक्टिव ग्लास में रख दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अब ये होने लगा कि जो भी लोग
लोग रॉबर्ट को देखने आते, उनके साथ अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होने लगे। कोई लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने डॉल को हिलते हुए देखा, और कई बार जैसे कोई रॉबर्ट के बारे में कुछ बुरा बोलता तो डॉल के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो। कभी किसी की फोन की बैटरी अचानक ड्रेन हो जाती, कभी किसी के कैमरा बंद हो जाते। और कई लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि जब भी उन्होंने रॉबर्ट की फोटो खींचने की कोशिश करी तो इमेज कैप्चर ही नहीं होती थी, और म्यूजियम के अंदर आते ही उनके फोन में कुछ ग्लिच आने लगता। अब कैमरा फोन तक तो ये सब ठीक था, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगी। स्टार्टिंग में म्यूजियम स्टाफ को भी लगा कि ये सब एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जब इंसिडेंट बढ़ने लगे तो उन्होंने भी मान लिया कि रॉबर्ट के आसपास कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए म्यूजियम वालों ने विजिटर्स के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए ताकि लोग रॉबर्ट के कर्ज से बच सके। उनमें से पहला रूल था, जब भी आप रॉबर्ट से मिलो तो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो। दूसरा, कभी भी रॉबर्ट का मजाक नहीं उड़ाना, हमेशा उससे पोलाइटली बात करनी है। तीसरा, फोटो लेने से पहले उसकी परमिशन लेना। चौथा, म्यूजियम से जाते वक्त उसको प्रॉपर्ली गुड बाय करना। लोगों का मानना था कि अगर ये रूल फॉलो नहीं किए गए तो रॉबर्ट नाराज हो जाएगा। ऐसे कई सारे लोगों ने इस रूल्स को इग्नोर किया, और उनका मानना था कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। किसी की नौकरी चली गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों के घर में अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। कई लोगों ने शैडो देखना शुरू कर दिया, स्ट्रेंज नॉइजेस सुनने लगे, यहाँ तक कि काफी डेथ के लिए रॉबर्ट को ब्लेम किया गया। धीरे धीरे म्यूजियम में लेटर्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया मैसेजेस आने लगे। लोग रॉबर्ट से माफी मांगने लगे ताकि उनके लाइफ में चलती हुई प्रॉब्लम खत्म हो सके। और सबसे क्रीपी बात, कई लोग का मानना था कि माफी मांगने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी। बाद में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर म्यूजियम आए ताकि वो पता लगा सके कि रॉबर्ट के अंदर कोई पैरानॉर्मल पावर है। और जो भी एक्सपर्ट उस डॉल को इन्वेस्टिगेट करने गए, उनमें से काफी सारे लोगों ने माना कि रॉबर्ट के साथ डेफिनेटली कुछ अनयूजुअल है। यहाँ तक कि एक फोटोग्राफर जो कि स्पेशली ऑरा फोटोग्राफी करती थी, रॉबर्ट की ऑरा फोटो लेने म्यूजियम पहुंची। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। ऑरा बेसिकली एक एनर्जी फील्ड होती है जो हर लिविंग बीइंग में मौजूद होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, इंसेक्ट हो या फिर कोई पेड़ पौधे हो। हर जिंदा चीज का एक ऑरा होता है। ऑरा की फोटो एक स्पेशल SLS कैमरा से ली जाती है जो एनर्जी फील्ड का मैप क्रिएट करता है। मतलब वो किसी भी लिविंग बीइंग की एनर्जी कैप्चर कर सकता है, लेकिन डॉल या फिर नॉन लिविंग चीज की नहीं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस कैमरा ने रॉबर्ट का मैप भी जनरेट कर दिया था, और ये देखकर वहां मौजूद हर एक्सपर्ट शॉक में चले गए थे। इस इंसिडेंट के बाद इस केस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करा गया। सिंडी काजा को बुलाया गया, जो अमेरिका के काफी फेमस पैरानॉर्मल मीडियम मानी जाती है। वो बेसिकली स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती थी। जब सिंडी रॉबर्ट के करीब आई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मल्टीपल एंटिटीज फील हुए हैं। उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट के अंदर सिर्फ एक स्पिरिट नहीं, मल्टीपल स्पिरिट्स थी। और उन्होंने एक और डिस्टर्बिंग क्लेम किया। सिंडी के मुताबिक रॉबर्ट खुद एक पोर्टल बन चुका था। उनका कहना था कि उस डॉल में किसी ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा है, एक पैरानॉर्मल गेटवे क्रिएट किया था जिसके थ्रू स्पिरिट उस डॉल से कनेक्ट हो जाती थी, और वक्त के साथ और भी आत्माएं उस डॉल के साथ जुड़ती चली गई, स्पेशली बच्चों की स्पिरिट्स। सिंडी ने ये भी क्लेम करा था कि रॉबर्ट बेसिकली उन स्पिरिट को अट्रैक्ट करता है जिनका पर्पस अधूरा रह गया हो। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने बोला कि इस पोर्टल को बंद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि ये ओरिजिनली कैसे क्रिएट किया गया था। लेकिन सिंडी ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली। उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट से जुड़ी सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं थी, सिर्फ एक स्पिरिट जो काफी गुस्से में है, और वही स्पिरिट लोगों को हार्म करती है, उनकी लाइव्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद लोगों के लिए ये मानना काफी मुश्किल हो गया था कि रॉबर्ट एक नॉर्मल डॉल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट कर्स्ड कैसे हुआ। बेसिकली इसके पीछे दो थ्योरी बताई गई है। पहली, एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम। पुराने ट्रेडिशन के मुताबिक अगर कोई इंसान अपने कपड़े या अपना नाम किसी डॉल को देता है तो वो अननोइंगली उसे अपनी आइडेंटिटी और स्पिरिचुअली एनर्जी दे रहा होता है। और यूजीन ने एग्जैक्टली वही किया था। उसने अपना नाम दिया, उसे अपनी फेवरेट ड्रेस पहनाई और उसे अपनी आइडेंटिटी दे दी। इसलिए लोग मानते हैं कि वो वही मोमेंट था जब रॉबर्ट अलाइव हुआ था। लेकिन दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी में बताया था कि यूजीन की नैनी एमिलीन की एक बेटी थी कैरोलिन, जो उसके साथ रहती थी। कहा जाता है एमिलीन
और यूजीन के फादर थॉमस के बीच अफेयर था और कैरोलिन उन दोनों की बेटी थी। लेकिन कैरोलिन की डेथ काफी छोटी एज में हो गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी डेथ उसी घर में हुई थी जब रॉबर्ट डॉल भी वहां मौजूद थी। कहा जाता है कैरोलिन के डेथ के बाद एमिलीन पूरी ऑटो फैमिली से नफरत करने लगी थी और उसे ब्लैक मैजिक के बारे में पता था, तो उसने रिवेंज लेने का डिसाइड किया। लोग मानते हैं कि एमिलीन ने रॉबर्ट डॉल पर ब्लैक मैजिक किया था क्योंकि उसका मानना था कि उसकी बेटे की डेथ के रिस्पॉन्सिबल ऑटो फैमिली है और शायद इसी वजह से कैरोलिन की स्पिरिट रॉबर्ट डॉल के साथ अटैच हो गई। सिंडी काजा के मुताबिक ये थ्योरी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं लगती और शायद इसलिए आज भी रॉबर्ट द डॉल कर्स्ड माना जाता है और आज भी वो सेम डॉल की वेस्ट फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी हुई है और जो लोग उसे देखने जाते हैं आज भी उससे परमिशन मांग के उसकी फोटोज निकालते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट सिर्फ एक हॉन्टेड स्टोरी है या फिर सच में उस डॉल के अंदर कुछ ऐसा है जो साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर तुम कभी रॉबर्ट के सामने जाओगे तो क्या फोटो लेने की हिम्मत करोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे रियल पैरानॉर्मल, कर्स्ड ऑब्जेक्ट और अनसॉल्व मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वही स्टोरीज सबसे पहले लेकर आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, रॉबर्ट की फोटो देखने वक्त उसका मजाक मत उड़ाना।